Hello everyone, I am Dr. Nidhi Rastogi, Assistant Professor, Jamnilal College, Hajipur. Today we are going to discuss for third year students life cycle of vector causing malaria and its transmission. Malaria is a disease which was first identified by Sir Ronald Ross and उन्होंने ही ये आइडेंटिफाई किया था कि मलेरिया जो है वो एक मच्छर के काटने से होता है, एक मॉस्किटो बाइट से होता है। तो बेसिकली मलेरिया क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये अगर हम लोग रिकॉल करें तो फर्स्ट ईयर में हम जब इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं तो हम उसमें प्रोटोजोन्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली उसमें हम प्लाज्मोडियम हम लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ा है। तो मलेरिया इज द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय दैट प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम। मलेरिया बेसिकली बहुत कॉमन डिजीज है इन ट्रॉपिकल्स एंड टेम्परेट सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, यानी कि जो अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं वहां पर मलेरिया बहुत कॉमन है। जहां पर टेम्परेचर थोड़े वार्म है, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल ज्यादा है, वहां मलेरिया एक बहुत कॉमन डिजीज है। मलेरिया अपने आप में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, प्रिवेंटेबल है, क्यूरेबल है, लेकिन अगर उसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इट कैन बी हैजार्डस, इट कैन बी वेरी डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। जनरली मलेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, स्वेटिंग एंड चिल्स, ठंडा लगता है, पसीना आता है, बहुत तेज बुखार होता है। और लेकिन अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो मलेरिया कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और जहां पर ब्लड वेसल्स, सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, सेरेब्रल मलेरिया जिसमें ब्रेन के ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग हो जाता है। इन केस ऑफ अनट्रीटेड अडल्ट्स इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स, जहां पे बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करना छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसे कंट्रीज, स्पेशली ये नोटिस किया गया इन अफ्रीकन एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स, कि पीपल आर हैविंग एसिम्प्टोमेटिक मलेरिया, और हम जिसे सिंपली कह सकते हैं कि वो कैरियर बन जाते हैं। उनमें मलेरिया के जो पैरासाइट हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में उनके लिवर में बहुत सालों तक रह जाते हैं। तो ऑल्दो मलेरिया अपने आप में कोई बहुत डेंजरस या कॉम्प्लिकेटेड डिजीज नहीं है, इट इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल। मलेरिया बेसिकली जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय पैरासिटिक प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम जिसको कहा जाता है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन दो स्पीसीज, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दीज टू आर द मोस्ट कॉमन, और ये जो है सबसे ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन तक कैसे पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं विद द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, नॉट मेल, ओनली फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन तक मलेरिया पहुंच सकता है। दैट्स व्हाई जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है उनको मलेरिया का वेक्टर भी कहा जाता है। एनाफ्लीज की बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन उस अप्रोक्सीमेटली उन सारी स्पीसीज में से 30 जो स्पीसीज हैं वो मलेरिया की वेक्टर होती है। मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है? एक जो मॉस्किटो है, जो नॉर्मल मॉस्किटो है जिसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट नहीं है, लेकिन जब वो किसी ऐसे आदमी को बाइट करता है जिसमें प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है, वो जब उसका ब्लड सक करता है तो ये प्लाज्मोडियम का पैरासाइट उस मॉस्किटो में पहुंच जाता है, और ये मॉस्किटो जब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो वहां पर वो ब्लड जो सक करते हैं उसके साथ साथ ये प्लाज्मोडियम के पैरासाइट को भी एंटर कर देते हैं, जहां पर वो लिवर में पहुंचता है। लिवर से वो बहुत दिन लिवर में डॉर्मेंट भी रह सकते हैं, या कुछ दिनों बाद वो डिजीज में भी मैनिफेस्ट करते हैं, एंड दे एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम।
और ये जब ब्लड स्ट्रीम में मलेरियल पैरासाइट आता है तब वो डिजीज कॉज करता है। जब तक वो लिवर में रहता है तब तक कोई डिजीज नहीं करता और फिर वहां से वो इन्फेक्टेड पर्सन तक पहुंच जाता है। तो अगर हम ये लाइफ साइकिल देखें मॉस्किटो का, प्लाज्मोडियम का, तो इसका आधा हिस्सा ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होता है और आधा मॉस्किटो में। तो ये जो मॉस्किटो है जो इन्फेक्टेड है, जिसने पहले से किसी ऐसे आदमी का ब्लड सक किया हुआ है जिसमें वो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट था, तो इसके स्लेवरी ग्लैंड्स में वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स इन स्पोरोजॉइट फॉर्म्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब इसने बाइट किया एक हेल्दी पर्सन को, देन व्हाट विल हैपन, ब्लड सक करने के साथ साथ जो इसने एंटी हिस्टामिन और एंटी कोगुलेंट डाला, उसके साथ ये स्पोरोजॉइट भी ब्लड में एंटर कर जाते हैं। ब्लड से वो हिपैटिक सेल्स में जाते हैं यानी लिवर में जाते हैं, जहां पर वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जहां पर वो मैच्योर होते हैं और वो शाइज़ोन में या मीरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कुछ मीरोजॉइट्स जो हैं वो वापस से हेल्दी लिवर सेल्स में इन्वेट कर जाते हैं और यहाँ ये लिवर में बहुत दिन तक रह सकते हैं। कुछ मीरोजॉइट्स लिवर से निकल के वो ब्लड में एंटर करते हैं और ब्लड में आरबीसी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जहां पर वो ट्रोफोजॉइट बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जब ट्रोफोजॉइट्स जो हैं जब ये रप्चर करते हैं तब ये मलेरिया डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि ये जब ट्रोफोजॉइट रप्चर करते हैं तो ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमें फीवर आता है, ठंडा लगता है, शिवरिंग होती है, जिसे हम चिल कहते हैं। कुछ ट्रोफोजॉइट्स जो है वो वापस से एंटर आरबीसी में कर जाते हैं, फ्रेश आरबीसीज को इन्वेट करते हैं और अपने साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट ना दिया जाए, यहाँ अगर फीवर को कंट्रोल ना किया जाए तो ये साइकिल कंटिन्यू रह सकता है और जिससे वो कॉम्प्लिकेशंस बनाता है। देन इन वन स्टेज ये जो ट्रोफोजॉइट्स हैं ये कई गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स जिस वक्त रिलीज हो रहे होते हैं, जिस वक्त वो ब्लड में होते हैं, उस टाइम पर अगर कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो वो जो उस ब्लड के साथ साथ ये गैमेटोसाइट्स को भी सक करता है। तो अब गैमेटोसाइट्स जो थे वो ह्यूमन बीइंग से कहां चले गए, वो मॉस्किटो के स्टमक में पहुंच गए ब्लड के थ्रू, क्योंकि जब मॉस्किटो ने बाइट किया उसने ब्लड को सक किया। उस ब्लड के साथ ये जिस ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स गैमेटोसाइट्स रिलीज हुए हैं, अगर उस वक्त मॉस्किटो ने बाइट किया है तो ये गैमेटोसाइट्स मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं और वहां पर वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ये गैमेटोसाइट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद ओकिनीट बनता है जो कि मिडगर्ड में बनता है और ओकिनीट से oocyst बन के ये बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स को रिलीज करता है और ये स्पोरोजॉइट्स अल्टीमेटली स्लाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। और जब फिर मॉस्किटो बाइट करता है किसी हेल्दी पर्सन को तो ये स्पोरोजॉइट जो है वो उस हेल्दी पर्सन में एंटर करते हैं और उस पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं और ये साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाता है। तो बेसिकली दो साइकिल हैं, एक ह्यूमन बीइंग में और एक एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। सो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये 10 से 18 दिन के बीच में स्पोरोजॉइट्स जो है वो बनकर स्लेवरी ग्लैंड्स में बैठ जाते हैं। और जब एनाफिलीज मॉस्किटो किसी दूसरे हेल्दी आदमी का ब्लड मील लेता है या उसको बाइट करता है तो स्लाइवा जब एंटीकोगुलेंट रिलीज करता है तो उसके साथ साथ ये स्पोरोजॉइट्स भी रिलीज करता है और एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ही क्यों? क्योंकि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को ब्लड इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उसको अपने एग ले करने के लिए, अपने एग्स को नर्चर करने के लिए
शी हैज टू टेक द ब्लड। जो मेल एनाफिलीज मॉस्किटो हैं वो नेक्टर पे सरवाइव करते हैं, वो कभी काटते नहीं है। तो जो बाइट करते हैं वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो करती है। और ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है ये अपने एग्स जो है किसी भी वाटर बॉडी में, शैलो पॉन्ड्स में, डिचेस में, नालों में, या कोई भी ऐसी चीज जहां पर पानी स्टोर हुआ है बहुत दिन से, वहां पर ये अपने एग्स को ले करते हैं। और फिर वो एग्स अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, लार्वा मिल निकलता है उनसे, और लार्वा से वो एडल्ट मॉस्किटो बन जाते हैं, और फिर वो अपना लाइफ साइकिल फिर से शुरू करते हैं। फिर वो फीमेल्स जो हैं वो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, वो भी तब जब मलेरियल पैरासाइट ब्लड में उस वक्त रिलीज हुआ है, तब ये मॉस्किटो इन्फेक्ट हो जाते हैं प्लाज्मोडियम से, और ये फिर दूसरे ह्यूमन बीइंग तक उसको ट्रांसमिट करते हैं। मॉस्किटो में बिकॉज ये वेक्टर है तो प्लाज्मोडियम के प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉस्किटो में वो सिर्फ अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, मॉस्किटो में कोई डिजीज कॉज नहीं करता। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ही क्यों काटती है? क्योंकि अगर हम मेल का माउथ पार्ट्स देखें तो उसके पास बुशी एंटीनी है और लॉन्ग पल्प्स हैं, जबकि फीमेल्स के पास एक स्पेसिफिक स्टाइलेट होता है जिसकी वजह से, दिस इज द स्पेसिफिक स्टाइलेट, जिसकी वजह से वो ब्लड को पियर्स, स्किन को हमारी पियर्स कर पाती है और ब्लड सक कर पाती है। उसके प्रोबोसिस में 2 लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं जिससे वो एक से एंटीकोगुलेंट रिलीज करती है और दूसरे से ब्लड सक करती है। दिस इज द स्लाइड ऑफ आरबीसीज। जब आरबीसी में ये ट्रोफोजॉइट का सिग्नेट रिंग स्टेज है, ये ट्रोफोजॉइट्स हैं, ये जब मैच्योर होकर रप्चर हो जाते हैं और उसी वक्त अगर मॉस्किटो ने बाइट किया तो ये ब्लड से उसके स्टमक में पहुंचते हैं जहां अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। फीमेल एनाफिलीज के पास क्योंकि स्पेसिफिक एपरेटस है, वो मॉस्किटो स्किन को पियर्स कर सकता है। मॉस्किटो के स्लाइवा का और एक इंटरेस्टिंग फीचर है, जब मॉस्किटो या मच्छर जब हमें काटता है उस वक्त नहीं पता चलता है, उसके बाद हमें इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्लाइवा में एक एंटीकोगुलेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम भी रिलीज करता है, जिससे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती, वो ब्लड को सक कर पाता है, और दूसरा हमें पेन नहीं होता। वो स्किन जो है उस वक्त कुछ सेकेंड्स के लिए नम हो जाती है और बाद में हमें वो पियर्स फीलिंग होती है, तब तक वो मॉस्किटो बाइट करके उड़ चुका होता है। तो हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ये तो फिर नॉन स्टॉप साइकिल हो गया। एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने एक हेल्दी पर्सन को काटा, उससे उसको मलेरिया हो गया, फिर दूसरे हेल्दी मॉस्किटो ने उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, उससे ब्लड सक किया, फिर उसने जाके एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया, उसने उसको ट्रांसमिट कर दिया। तो ये चेन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम मलेरिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? दूसरा एक और इंटरेस्टिंग फीचर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो का, वो जनरली ये देखा गया है एक्टिव होते हैं सुबह के वक्त जब अर्ली सनराइज हो रहा होता है, या शाम के वक्त सनसेट के वक्त। उसी वक्त मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज सबसे ज्यादा बाइट करते हैं। तो हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम पानी को छोटे छोटे डिचेस में स्टोर ना होने दें, जैसे वाटर कूलर हैं, टैंक्स हैं, उन सबको कवर करके रखें, वहां पानी ना हम भरने दें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करें, जाली के दरवाजे लगाएं, मॉस्किटो नेट का यूज करें, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें, और मच्छरों को अपने घर के आसपास ना रहने दें। तो इस तरह से हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं और एनाफिलीज से उसका ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। सो थैंक यू।